आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो मैथ्स 1 का है और वो है हमारा कॉनिक सेक्शन। तो आप सभी लोगों के अगले एग्जाम में जितने बच्चे आप ज्वाइन किए हो सभी के अभी जो नेक्स्ट आने वाला आपका पेपर है उसमें कॉनिक सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है ना। मतलब आपके एग्जाम में आ रहा है ना वो। कोई ऐसा बच्चा है जिनके मतलब जिनके एग्जाम में आगे कॉनिक सेक्शन इस बार के सिलेबस का पार्ट ना हो, इस एग्जाम के सिलेबस का। तो हम आज कॉनिक सेक्शन से शुरू करते हैं। यस, आप सभी लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है? जस्ट एनीवन रेज योर हैंड टू कंफर्म कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। यस, वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन से पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जब आप लोअर क्लासेस में ज्योमेट्री वगैरह पढ़े होंगे तो उस समय हम अलग अलग 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम पढ़ते थे। जैसे स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल, फ्रस्टम, ये सब हम पढ़े थे। तो उसी में हम और आगे की तरफ चलेंगे और हम देखेंगे कि कोनिक सेक्शन किसको कहते हैं और वो किस प्रकार के फिगर्स होते हैं और इन रियल लाइफ हम उस प्रकार के फिगर हम कहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ कि कोनिक सेक्शन पढ़ने से पहले हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। चलो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने पहले। जैसे आप सभी लोग जब आइसक्रीम खाए होंगे तो आइसक्रीम खाने का ये ऐसा होता है, इस प्रकार का आकृति हमें मिलता है। और इसको हम इन जनरली जब हम पढ़े हैं इससे पहले 2D फिगर में, इसको हम कोन कहते हैं। अब देखो इसी कोन से ना हमें बाकी और बहुत अलग अलग प्रकार की फिगर्स मिल सकते हैं। वो कैसे, देखो अगर मैं इस कोन को इस प्रकार से काट दूं, अगर मैं इस कोन को ऐसे यहां से कट करूं तो यहां पर जो हमें ये फिगर मिलेगा ना कटने के बाद वो इस प्रकार से कुछ मिलेगा। वो एक ऐसा, ये ऐसा फिगर होगा। क्या कि देखो यहां जब हम कट करेंगे तो पीछे वाले भाग से लेके ऐसे एक ऐसा हमें ओपन फिगर मिलेगा, ऐसा फिगर मिलेगा ये। तो जब हम एक तिरछा कट लगाते हैं तो हमें एक ऐसा फिगर मिलता है। मान लो मैं ऐसे सीधे कट लगाऊं ऐसे, तो यहां पर हमें जो आकृति मिलेगी वो एक ऐसा मिलेगा ना, सर्कल टाइप का। तो वो फिगर जो होगा वो ऐसे होगा। और इसी प्रकार से अगर हम इसको एक यहां पर है, जैसे ऊपर में मैंने कट किया था ना, अगर मैं यहाँ बीच में कहीं कट करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इस पोर्शन को मैं इरेज करता हूं। अब देखो, अब अगर यहाँ पर मैं ऐसे कट लगाता हूँ, जो ऊपर के टॉप में नहीं बीच से कहीं कट लगाता हूँ, तो हमें जो यहाँ पे आकृति मिलेगी वो इस प्रकार की मिलेगी ना। देखो ऐसा। तो ये जो 3 टाइप के फिगर्स हमें मिल रहे हैं ना एक कट करने पे, इसी तीनों प्रकार के फिगर को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं, इसके इक्वेशंस क्या होते हैं और इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। देखो यही चीज लिख के ना आपको यहाँ समझाया गया है कि ये एक कोन है, जब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे, ऐसे एक प्लेन से कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब इसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो क्या मिलेगा, और जब इसको हम स्लांटेड कट करेंगे तो क्या मिलेगा। और हमें ये 3 आकृति मिलेंगे इसको अलग अलग प्रकार से कट करने पे। तो सबसे पहले फिगर को बोलते हैं पैराबोला। उसके बाद जो हमें जो ये जब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं ना इसको हम कहते हैं सर्कल। और जब हम कुछ तिरछा कट लगाते हैं बीच से तो हमें इस प्रकार की कोई फिगर मिलता है और इसको हम कहते हैं एलिप्स। तो इस 3 फिगर को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस कोनिक सेक्शन के चैप्टर के अंदर, कि इसके इक्वेशंस क्या होते हैं, हम इसके अलग अलग टर्म्स क्या होते हैं। तो हमारे आज का जो कोनिक सेक्शन का चैप्टर है हम इसी से डील करेंगे। तो अब अगला पॉइंट है
कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो चलिए हम अब सीधे चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस पे। ये एक आपको कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है, तो ये आप एज ए एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किस प्रकार से कर मतलब कट करने पे कौन सी फिगर्स मिल रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे कि 7.12 है ना, कोनिक सेक्शन, लेट्स कंस्ट्रक्ट। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको आप पढ़ के खुद ही फॉलो करेंगे। तो जो मैंने आपको भी बताया ना कि 3 अलग अलग तरीके से काटना, तो यहाँ पे वही चीजें लिखा हुआ है। आप जब उसको कट करेंगे तो उसी टाइप का फिगर आपको मिलेगा। अब हम डेफिनेशंस पे आते हैं कि इन द टेक्स्ट बुक हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसके रिलेटेड और बाकी टर्म्स वगैरह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज जो है, व्हाट इज कोनिक सेक्शन, मींस डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन, और फिर हम उसके इक्वेशंस निकालेंगे। सो कोनिक सेक्शन और ए कोनिक कैन बी डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट मतलब पाथ ऑफ ए पॉइंट in a plane such that ratio of distance of a point P from a fixed point to its distance from a fixed line। इसका क्या मतलब है? चलो इसको मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे कह रहा है कि सबसे पहले हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज अ पॉइंट एंड वी हैव वन लाइन। ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट पी। कोई भी एक पॉइंट पी है, उसके जो पाथ होंगे ना वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए वो देख लेते हैं। सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, सपोज दिस इज पॉइंट पी, सो दिस इज पॉइंट पी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, सो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस कंसीडर दिस नेम एज एस एंड दिस इज अ लाइन, वी विल नेम इट एस डी। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, तो ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इसके बीच का जो यहाँ डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, और यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है। कभी भी हम जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं किसी भी लाइन को किसी भी पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन से इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर की होनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज एस पी एंड लेट अस कंसीडर दिस नेम एज एम। सो ये जो एस पी की जो लेंथ है और जो पी एम की लेंथ है, इस दोनों का जब हम रेशियो लेंगे ना, एस पी अपॉन पी एम, अगर ये कांस्टेंट आया, मतलब सपोज ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे कहीं भी घूम रहा है। अब इस पाथ पे यही कह रहा है ना, लोकस, लोकस ऑफ पॉइंट पी मींस पाथ ऑफ दिस पॉइंट पी। अभी तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है, जब वो पॉइंट किस किस डायरेक्शन में कहां जा रहा है, और जिस जगह पर इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है कि एसपी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, अगर दोनों के रेशियो हमेशा बराबर है, सो दिस इज कांस्टेंट। इस प्रकार का जो पाथ मिलेगा ना हमें उस पाथ को हम कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो अब हम पहले तो ये समझ गए कि कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या है। कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है कि इट इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज दिस वन, एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, दोनों का जो रेशियो है ना वो अगर कांस्टेंट हुआ, हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के फिगर में वो कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी इन जनरल डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम यही पढ़ना है कि रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट। तो इस प्रकार से जो भी हमें उस पॉइंट का पाथ मिलेगा हम उसको कहेंगे कोनिक सेक्शन। चलो अब हम इसके रिलेटेड टर्म्स देखते हैं कि अगर हम ये समझ गए कि कोनिक सेक्शन किसको कहते हैं, तो जो मैंने आपको अभी यहां बताया ना कि दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट एस, तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। सो जो पॉइंट को हम फिक्स मानेंगे इसको कहेंगे फोकस, एंड द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने कंसीडर किया था ना, जहां से डिस्टेंस हमेशा बराबर हो रहे थे, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स।
तो दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो ये दो टर्म आपको याद रखने हैं कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और फिक्स पॉइंट क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम हमेशा ये जो फोकस होता है उसको एस से डिनोट करते हैं और इस लाइन को हम डी से डिनोट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिनोशन इन कोनिक सेक्शन। सो एस इज द फोकस एंड पी इज एनी पॉइंट। जैसे ये एक पॉइंट मैंने माना था ना, तो ये कहीं भी हो सकता है। पी इज एनी पॉइंट जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। So P is any point on the conic section and the segment PM means distance from this point and perpendicular drawn on this line. So this PM length is perpendicular from P on the directrix. और ये मैंने आपको बताया ना कि रेशियो ऑफ दिस डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट, तभी इसको हम कहेंगे कोनिक सेक्शन। आपकी बुक में भी इसके रिगार्डिंग एक फिगर बना हुआ है, यहां पर ये देखिए। सो दिस इज पॉइंट S विच इज फिक्स पॉइंट, इसको हम कहेंगे फोकस। दिस इज अ लाइन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से, डी फॉर डायरेक्ट्रिक्स। और ये एक पी एनी पॉइंट है जहां से हम उसका मेजरमेंट कंसीडर कर रहे हैं। सो वी हैव स्टडीड दैट कि एसपी रेशियो ऑफ एसपी एंड पीएम इज कांस्टेंट। हम उस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं किसी भी एक अल्फाबेट से ई से। तो इस इक्वेशन के यूज करते हुए हम यहां पर लिख सकते हैं ना, एसपी इक्वल्स टू ई इंटू पीएम and this is called focus directrix property. So this equation is called as focus directrix property. चलो अब हम ये समझ गए कि कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन क्या है। अब देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू ई है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कोनिक सेक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारा, जब हमारा ये दोनों डिस्टेंस जैसे S से P के ऊपर डिस्टेंस और P से M के डिस्टेंस अगर दोनों आपस में बराबर है, दैट इज SP इज इक्वल्स टू PM। जब भी SP इक्वल्स टू PM होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स, उसको हम उस कोनिक सेक्शन को हम कहेंगे पैराबोला। तो अगर SP और PM बराबर है तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 1, E विल बी इक्वल्स टू 1। क्यों? कि रेशियो ऑफ एनी टू इक्वल नंबर्स इज ऑलवेज 1। जैसे 2/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी हमेशा बराबर होता है तो उसका रेशियो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, wherever E is equals to 1 the conic section is parabola। अब हमें तीन कंडीशन मिल सकते हैं, या तो E 1 के बराबर होगा, और E कैन बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और तीसरा कंडीशन होगा E कैन बी ग्रेटर देन 1। तो जो हमारा पहला कंडीशन है कि इफ E is equals to 1 इक्वेशन conic section is parabola means this ratio equals to 1। if this ratio means SP upon PM, आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी रेशियो लेना है ना, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द फोकस न्यूमरेटर में होगा, और डिनोमिनेटर में होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, दिस डिस्टेंस। तो इसका आप रिवर्स मत कर देना कि PM अपॉन SP। हमेशा जब भी हम रेशियो निकालेंगे SP अपॉन PM करेंगे, और इसकी वैल्यू जब 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो तो उस समय जो हमें कोनिक सेक्शन मिलेगा दैट विल बी एलिप्स, उसको हम कहेंगे एलिप्स। और जब E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब E इज ग्रेटर देन 1, देन द कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड हाइपरबोला। हम इस चैप्टर में इस तीनों कंडीशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हम टर्म यूज करेंगे उसका डेफिनेशन क्या है, मतलब हम किसको क्या क्या कहते हैं। कोनिक सेक्शंस में हम अलग अलग टर्म को डिफाइन करते हैं। तो चलो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बस लेके दिखाया हूं कि पैराबोला के केस में ये टर्म हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। फिर जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम हर आकृति के लिए ये टर्म मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या कहते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है हमारा एक्सिस। एक्सिस किसको कहते हैं, अ लाइन अबाउट विच अ कोनिक सेक्शन इज सिमेट्रिक इज कॉल्ड एन एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ कर लिया है, तो सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो उस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे, मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। अब देखो ये जो आकृति है इसमें ये जो लाइन है बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन, दिस वन, दिस रेड लाइन। अब देखो ये लाइन क्या है ना,
इस फिगर को एग्जैक्टली दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन को अगर एक दूसरे के ऊपर हम फोल्ड करें तो पूरी तरह एक दूसरे को कवर कर लेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दिस लाइन इज डिवाइडिंग दिस फिगर इनटू सिमेट्री। तो इस प्रकार के जो भी लाइन होंगे जो एक कोनिक सेक्शन को सिमेट्रिकली डिवाइड करे, उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सिस। तो ये हो गया हमारा पहला टर्म। सेकेंड, वर्टेक्स किसको कहेंगे हम? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए कोनिक सेक्शन विथ इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड वर्टेक्स। मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये दिस रेड लाइन, ये लाइन जहां भी इस कोनिक सेक्शन से मिलेगा, सो दिस ब्लू लाइन इज कोनिक सेक्शन, दिस वन। सो ये लाइन पे कहां पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है ना। तो जहां भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कोनिक सेक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे क्या? वर्टेक्स। तो सेकंड डेफिनेशन ये हो गया। मैं पैराबोला का रेफरेंस लेके आपको समझा रहा हूं, बाकी सेम डेफिनेशंस फॉलो होंगे बाकी अदर सभी फिगर्स में। तो आप लोगों को अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? जस्ट रेज योर हैंड। और जब भी आपको मैं बता रहा हूं अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बीच में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड। तो दो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि एक्सिस किसे कहते हैं और वर्टेक्स किसे कहते हैं। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा फोकल डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। सो अब देखो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इस पॉइंट से कोनिक सेक्शन के ऊपर कोई भी लाइन, कोई भी पॉइंट का अगर हम ले ले, जैसे सपोज इफ आई ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट, सो इफ आई टेक दिस पॉइंट एज पी, सो पी इज ए पॉइंट। सो यहां से लेकर इस फोकस के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट है फोकल डिस्टेंस के बाद फोकल कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ ए कॉनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट्स फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। तो कोई भी एक कोनिक सेक्शन में, जैसे नॉर्मली हम किसी भी पार्ट को ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, तो ये एक कॉर्ड होता है। सो दिस इज कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो अब हम यहां देखेंगे कि फोकल कॉर्ड किसको कहते हैं? कोई एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास करे। इफ आई ड्रॉ अ कॉर्ड लाइक दिस, एक में कॉर्ड ऐसे ड्रॉ किया, सो दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। कॉर्ड क्या होता है कि कोनिक सेक्शन को जो दो जगह इंटरसेक्ट करे ऐसे लाइन सेगमेंट, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। और वैसा कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, देखो ये क्या है ना, फोकस के थ्रू पास कर रहा है, तो हम इसको कहेंगे फोकल कॉर्ड। तो ये फोकल कॉर्ड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम किसको कहेंगे? अ फोकल कॉर्ड ऑफ ए कोनिक सेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो ये तो देखो, ये तो ये जनरल फोकल कॉर्ड है। कोई भी ऐसा कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास करे हम उसको फोकल कॉर्ड कहते हैं। बट उसमें से भी एक स्पेसिफिकली एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस के थ्रू पास करे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो। अब देखो इस फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? सबसे पहला मैंने आपको बताया था ना, ये जो लाइन है, इस लाइन, ये रेड कलर की लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये क्या है? दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों? इस फिगर को वो सिमेट्रिकली दो भाग में बांट रहा है। तो एक ऐसा कॉर्ड जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये वाला, देखो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, अब देखो ये क्या है? फोकस से पास कर रहा है। ये एक ऐसा कॉर्ड है जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, यहां पर फोकस है और ये इसके थ्रू पास कर रहा है, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है, मतलब इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ऐसे कॉर्ड को हम कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये सभी आपको टर्म याद रखने हैं। क्यों? आगे जब हम अभी डिफरेंट फिगर्स को डिटेल पढ़ेंगे ना, तो मैं वहां पे यही टर्म यूज करूंगा।
आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। इन सभी को हम आगे फिगर्स में यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले आपको टर्म पढ़ा रहा हूं कि किसको हम क्या कहते हैं। चलो नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ए कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेंटर का सेक्शन का सेंटर क्या होता है? पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी पॉइंट विच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसके लिए मैं दूसरा फिगर एग्जांपल में लेता हूं, दैट इज एलिप्स। अब देखो यहां पे क्या है ना, ये है सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। क्या बोला कि ऐसा पॉइंट जो कोई भी कॉर्ड उसके थ्रू अगर पास करे तो वो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। तो ये एक कॉर्ड है जो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, ये एक पॉइंट है। अब मान लो दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। तो ये जो पॉइंट है ना, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ये क्या कर रहा है कि पी से ओ के बीच में जितना डिस्टेंस है, ओ से क्यू के बीच में उतना ही डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लो इस पॉइंट के थ्रू, वो उस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक कोई दूसरा कॉर्ड ड्रॉ करता हूं जो इस पॉइंट से पास करने चाहिए थे। अब देखो यहां पे भी क्या होगा ना, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ भी ये जो पॉइंट ओ है ना, ये क्या करेगा, ए से ओ के बीच की जो लेंथ है और ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो लेंथ है, ये दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए, वो उस लाइन को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कोनिक। सो दिस इज सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन। ये हो गया। नेक्स्ट टर्म है हमारा डबल ऑर्डिनेट्स। डबल ऑर्डिनेट्स किसको कहते हैं? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स और perpendicular to the axis and intersecting the conic at two point is called double ordinates। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ये एक फिगर है तो इसके डायरेक्ट्रिक्स यहां पर कहीं होंगे। सपोज दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, क्यों? हमें एक पॉइंट और एक लाइन लेना पड़ता है ना जब भी हम कोनिक सेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो एक ऐसा लाइन, अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो इस लाइन के, ये जो मैंने डायरेक्ट्रिक्स अभी ड्रॉ किया है ना, दिस लाइन, इस लाइन के वो पैरेलल हो और कोनिक सेक्शन को किसी भी दो जगह पर कट कर रही हो। इस देखो, अब यहाँ पे ये यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, और ये जो है इसके पैरेलल है। चाहे कहीं भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं को फोकस के थ्रू पास करे। किसी भी पॉइंट को उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि ये कॉर्ड और ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए और ये कोनिक सेक्शन को दो जगह पे काटनी चाहिए। इसको हम कहते हैं डबल ऑर्डिनेट्स। तो ये थे हमारे सारे टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज होंगे। जस्ट एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। एक्सिस किसको कहते हैं? एक्सिस इज ए लाइन अबाउट विच कोनिक सेक्शन इज सिमेट्रिक इज कॉल्ड एक्सिस। वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको कहते हैं वर्टेक्स। फोकल डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए कोनिक सेक्शन फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। फोकल कॉर्ड क्या होता है? अ कॉर्ड ऑफ कोनिक सेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? अ फोकल कॉर्ड of conic section which is perpendicular to the axis of symmetry, so this is called lattice rectum. What is center of conic section? Center of conic section is point which bisects the every chord of the conic passing through it is called the center of conic section. And the last one is double ordinates. Double ordinates क्या है? A chord passing through any point on the conic and perpendicular to the axis is called double ordinates. या तो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए या फिर डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन आएगा, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये हो गए हमारे सारे टर्म्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारा पहला कोनिक सेक्शन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने आपको तीन कंडीशन बताया था ना कि व्हेन E इज इक्वल्स टू 1 कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। व्हेन E इज इक्वल्स टू 1 दिस इंप्लाइज दिस इज द कोनिक सेक्शन इज पैराबोला। हम अभी अब जो पढ़ेंगे इसी को पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होता है, उसके इक्वेशंस वगैरह कैसे लिखते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि पैराबोला क्या होता है।
तो पैराबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट, सॉरी जस्ट वेट फॉर सम मिनट। So parabola is a locus of point, means it is a path of the point in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line। मतलब एक ऐसा ये ऐसे पॉइंट का ये पाथ है जो कि एक पॉइंट से और एक लाइन से हमेशा बराबर होता है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे मैं आपको लिए एक ड्रॉ करता हूं। ओके वेट वेट वेट, ये तो एलिप्स हो गया। चलो इसी को मैं इरेज करके कर देता हूं। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज वन लाइन एंड सपोज इफ आई ड्रॉ अ फिगर लाइक दिस। पैराबोला का फिगर मैंने बताया था ना, ऐसे होगा। सो पैराबोला किसको कहते हैं कि एक ये पॉइंट है यहाँ पे। सो दिस इज फिक्स पॉइंट एंड दिस इज फिक्स लाइन। मैंने आपको बताया था ना कि लाइन को हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसको फोकस बोलते हैं। सो दिस इज लाइन denoted as D and which is known as directrix। तो पैराबोला कहने का मतलब है, सपोज हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट लेते हैं दैट इज P। हम इसको बस एक्स वाई से डिनोट करते हैं, मतलब एक्स वाई इज द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और सेम फिगर आपको ऑलरेडी आपके बुक में भी बना हुआ है। चलो मैं आपके ना बुक से ही समझाता हूँ आपको। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर ये एक पॉइंट P है तो इस पॉइंट से ये जो S है ना, यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है और P से जो M का डिस्टेंस है वो आपस में बराबर है। क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पैराबोला उसको कहते हैं जब दोनों डिस्टेंस बराबर हो आपस में। तो a parabola is a locus of point in a plane equidistant from a fixed point and a fixed line in the plane। मतलब इस पॉइंट से ये जो पॉइंट एस है ना, इसको हम फोकस कहेंगे, और ये जो लाइन है दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। इस दोनों के बीच P से M की डिस्टेंस और P से S का डिस्टेंस जब आपस में बराबर होगा तो हम ये है ना, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां 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 भी ले सकते हैं। कहीं भी हम पॉइंट लेंगे तो यहां से यहां, मैं इसको इरेज करके आपको क्लीन करके बताता हूं। इसका मतलब है कि अगर मान लो सपोज एक पॉइंट में यहां लेता हूं Q, तो Q से लेके जो S का डिस्टेंस होना चाहिए और Q से लेके इस लाइन का जो डिस्टेंस होना चाहिए ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए हमेशा। मतलब इस पाथ पर हम कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, इस पूरे पाथ पर उस पॉइंट ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो इस पॉइंट का जो ये पाथ है ना, ये जो जिस रास्ते पे ये पॉइंट चल रहा है जहां पे ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये जो आकृति मिल रही है इसको हम कहेंगे पैराबोला। तो अब हम पैराबोला के डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। अब हम उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ेंगे कि पैराबोला के इक्वेशंस क्या होते हैं। तो चलो, जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन क्यों है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा जो आया है इक्वेशन, ये कैसे आया।
तो हम अब ड्राइंग शुरू करते हैं। सो लेट एस बी द फोकस एंड डी बी द डायरेक्ट्रिक्स। सो दिस पॉइंट, ये जो एस लिखा हुआ है ना आपको, सो दिस इज फोकस, मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो लाइन है डी, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, मतलब फिक्स्ड लाइन। तो एस, हम एस और डी हो गया हमारा। सो लेट एस जेड बी द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, मतलब एस से जेड, ये एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस लाइन इज passing through focus and this is perpendicular to the directrix. So this is SZ. Z is this point. Okay. At O. So ये लाइन जो है वो कोनिक सेक्शन को जहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं O. So by the definition of parabola हमने क्या पढ़ा है कि इस पॉइंट से कोनिक सेक्शन के ऊपर जो पॉइंट है और इस पॉइंट से जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट है, वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। वही यहां पर लिखा हुआ है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला द मिड पॉइंट ओ इज ऑन द पैराबोला। सो इस दोनों लाइन का ये मिड पॉइंट है और ये कहां पर, पैराबोला पर है। सो लाइन ओ एस एज द एक्स एक्सिस एंड लाइन ओ परपेंडिकुलर टू ओ एस एज द वाई एक्सिस। अब हम यहाँ पे क्या किए, एक दो लाइन खींच लिए, इस ओ के थ्रू एक लाइन खींचा हमने, ये एक लाइन है, और ये इसको हम मानेंगे एक्स एक्सिस। किसी भी प्लेन में दो एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसी लाइन के जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना ओ, इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए और दिस इज वाई एक्सिस। अभी तक जो हम मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर है? क्या इसमें ना, इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे समझ में आने में दिक्कत होगी आपको। अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड। यस, गुड। तो हम इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, सो दिस पॉइंट ओ इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। अब देखो, अब हम इससे ना क्या करेंगे, सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। सो ओ एस, यहां ओ से लेके एस तक डिस्टेंस है, ओ एस इज द ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेट एस जेड। ये एस है और ये जेड है, एस जेड इज इक्वल्स टू 2a। वो क्यों, देखो एस को जो हम पॉइंट लिए हैं यहां पर, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने a माना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये दिस इज द मिड पॉइंट, सो दिस विल ऑल्सो बी a, so this total point will be 2a. So SZ, distance from this point to this point is 2a. Then the coordinate of the focus, ये S का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a0। क्यों, यहां से यहां के बीच में हम डिस्टेंस a मान रहे हैं, और चूंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S इज a0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Z, अब ये पॉइंट है यहां पर Z, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, आप देखो यहां से ये a, यहां से यहां के बीच में a डिस्टेंस है और यहां से यहां के बीच में भी a डिस्टेंस है, लेकिन ये ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, -a। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -a, 0। क्यों, इसका जो y एक्सिस है वो 0 है। सो इस दोनों का कोऑर्डिनेट हमें मालूम चल गया, s का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया और z का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो इस पॉइंट का अगर हमें इक्वेशन निकालो, इस लाइन का, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन क्या होगा, सो एनी पॉइंट विच इज x इज इक्वल्स टू -a विल लाई ऑन दिस पॉइंट। क्यों, एक अलग से मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। चलो मैं यहाँ पे एक सेपरेट प्लेन डिनोट करता हूं जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस है। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब मैं कहता हूं कि दिस इज अ लाइन, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो -a है। क्यों, ये ओरिजिन है 0 0,
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो नेगेटिव होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। तो यहां से यहां के बीच में अगर ए डिस्टेंस है तो दिस पॉइंट विल बी -a0। अब मैं कोई भी एक ऐसा पॉइंट लिखूं जिसकी y कोऑर्डिनेट 0 हो और x कोऑर्डिनेट a के बराबर हो, तो वो इस लाइन पे डिनोट करेगा, इसी लाइन पर आएगा। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट 0 नहीं हो, y कोऑर्डिनेट अगर कुछ भी हो, जैसे मैंने लिख दिया a2 तो x -a2, तो ये यहां से यहां तक -a डिस्टेंस और 2 एक पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये यहां पर लाई करेगा। तो इस पॉइंट का जो कभी भी कोई भी लाइन ना जो y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -a। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में होगा तो x इज इक्वल्स टू a। तो इसी प्रकार से यहां पर आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया गया है, x इज इक्वल्स टू -a। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस x प्लस a विल बी इक्वल्स टू 0, जो कि यहां पर बताया गया आपको। सो द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x is equals to -a, that is x plus a is equals to 0. So this is the equation of this line, this directrix. तो अब हमें इस लाइन के इक्वेशन भी मिल गए। नेक्स्ट, लेट p, so this p is this point, this one. So p is any point on the conic section और उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं xy. So let pxy be any point on the parabola. So now what we have to do? Draw a segment PM perpendicular to the directrix. मतलब P से हम M पे एक perpendicular ड्रॉ करेंगे। क्यों? P इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? So suppose this is a line point and this is a line. तो हमें किसी भी पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा जो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको मैंने नाम दिया है m. So PM is the distance from a point to this fixed line, that is directrix. So PM perpendicular to the directrix. अब देखो m का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो अब हमें ये पता है कि S से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब इस कोनिक सेक्शन पे कोई भी पॉइंट है और उसका फोकस डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। तो हमने इस डिस्टेंस को पहले ही a माना था, तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा। अब चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये -a हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m विल बी -a एंड y। क्यों? ये y ओरिजिन पे भी कुछ पॉइंट होगा ना, यहां से यहां तक, जो चूंकि इस पॉइंट को हम p पॉइंट को हम माने xy, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां की जो ये डिस्टेंस है x एक्सिस है ये y है, उसी प्रकार से यहां से यहां भी ये y होगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m विल बी -a एंड y। अब देखो हमें दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो अब हम कोऑर्डिनेट यूज करके दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। अगेन मैं एक बार रिवीजन कर दूं, अगर जैसे हमें कोई भी दो पॉइंट दिए गए, सपोज P इज ए पॉइंट x1 y1 एंड Q इज एनी अदर पॉइंट x2 y2, तो P और Q के बीच के जो डिस्टेंस निकालते हैं हम वो कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। उसी प्रकार से अब हम कैलकुलेट करेंगे S और P के बीच में डिस्टेंस कितना है। S का कोऑर्डिनेट क्या है, हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, S का कोऑर्डिनेट a0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ S इज a0 और P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है xy। यहाँ पर हमने माना है ना, इससे ऊपर वाले फिगर में देखो, ये देखो P हमने यहाँ पे xy माना है। तो अब हम SP का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, x - a स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो इससे हमें S और P का डिस्टेंस मिल जाएगा। उसी प्रकार से P और M निकालेंगे हम, तो P का कोऑर्डिनेट xy है और M का कोऑर्डिनेट अभी हम जस्ट फाइंड आउट किए हैं, दैट इज -a एंड y। तो अगेन हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो x2 - x1 दैट इज x - a, x - a विल बी x + a।
So x plus a square plus y minus y. So y minus y square. So this is the distance between P and M. और हम पैराबोला के लिए प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कि SP शुड बी इक्वल्स टू PM। पैराबोला का हमारा कंडीशन यही था कि SP शुड बी इक्वल्स टू PM। तो हम उसी को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। सो SP इज इक्वल्स टू x माइनस a होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस y होल स्क्वायर। इसको अब मैं आगे हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर लेने के बाद क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि y माइनस 0 इज y, सो प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस ए होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर को जब ब्रेक करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2ax प्लस a स्क्वायर। इसको जब हम पूरे को स्क्वायर लेके ओपन करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया, वाई स्क्वायर एच डी यहाँ पे रहेगा। फिर अगेन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं पूरी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहां से क्या है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये माइनस 2ax प्लस 2ax कैंसिल आउट हो जाएगा। So y square will be equals to, wait. No, this is minus 2ax ना, so minus 2ax will be go this side, this will be 4ax, तो ये दोनों रहेगा। ये a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और x स्क्वायर भी दोनों पॉजिटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। अब हम अगर 2ax को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax, सो विच इज इक्वल्स टू 4ax। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और यही आपको इनिशियली हम आपको ये बताया था ना मैंने कि किसी भी पैराबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, कंडीशन इज a शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो this is the standard form of the parabola, this is a standard equation through which we represent a parabola। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन किस प्रकार से निकाले हैं हम, और फाइनल फॉर्म आपको याद होना चाहिए ताकि आगे इक्वेशन सॉल्व करते हुए आपको याद रहे। चलो नेक्स्ट। अब एक बार हमें ये मिल गया कि पैराबोला के इक्वेशंस क्या होते हैं, तो अब हम उसके अलग अलग ट्रेस करेंगे कि पैराबोला किसी भी प्लेन में कहां पर है और उसके क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहला पार्ट है सिमेट्रिक, कि पैराबोला किसके सिमेट्रिक होगा। तो जो हमें इक्वेशन मिला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वो प्लेन पर कहीं ना कहीं होगा। तो उस प्लेन पर किस एक्सिस के थ्रू वो सिमेट्री होगा, हमें वो इसके थ्रू फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी रिटन, अगर हम y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिख रहे हैं तो हम इसको अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले ले, स्क्वायर रूट ले ले, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ax, अगर दोनों तरफ हम रूट लेते हैं तो। सो फॉर अब x के हर वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y। तो x के हम जितनी भी वैल्यू लेंगे, एक प्लस के लिए y की वैल्यू होगी, एक माइनस के लिए y की वैल्यू होगी। एंड सो देयर आर 2 वैल्यू ऑफ y which are negative of each other, hence parabola is symmetric about x axis। मतलब इस प्रकार का जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, अगर इसको मैं पूछूं कि ये किस एक्सिस के थ्रू सिमेट्री होगा, सो दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्यों, देखो ये एक ऐसी पैराबोला है और वहां पे x की कोई भी वैल्यू लो,
जैसे मान लो ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो एक्स की यहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब हम x की कोई भी वैल्यू लेंगे इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, एक हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी जो ऊपर कहीं होगी, और सिमिलरली एक नेगेटिव वैल्यू होगी जो नीचे कहीं होगी। मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों आपस में बराबर होंगे ना। इसलिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस पैराबोला का सिमेट्रिक लाइन जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा। चलो नेक्स्ट, कि ये किस रीजन में बिलोंग करेगा। किसी भी प्लेन में अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एक पैराबोला है, तो ये कौन से रीजन में बिलोंग करेगा। सो फॉर एवरी एक्स लेस देन जीरो द वैल्यू ऑफ वाई इज इमेजिनरी। क्यों, कि जब जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली थी ना, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव लेते हैं, x इज लेस देन जीरो, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कुछ भी हो तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि x की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, x की वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो जब भी हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे मतलब क्या है कि ये पैराबोला जो है वो हमेशा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस पैराबोला विल राय, मतलब वो किस रीजन में बिलोंग करेगा। सो दिस विल बी इंटायरली इन द पार्ट ऑफ कर्व दैट लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस। सो ये पैराबोला हमेशा y एक्सिस के राइट साइड में होगा। नाउ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, कि ये पैराबोला किस पॉइंट पर एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा। तो फॉर x इक्वल्स टू जीरो वी हैव y इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर कर्व मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू अंडर रूट 2ax, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू जीरो ले लें तो इसको सॉल्व करने पे y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो पैराबोला है ओरिजिन पर मीट कर रही है एक्सिस से। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस पैराबोला विद द एक्सिस। अब हम देखेंगे कि इस पैराबोला का शेप कहां तक एक्सटेंड हो सकता है। सो शेप ऑफ द पैराबोला, सो अगर x की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी तो सिमिलरली हम इस x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू भी इंफिनिटी तक चली जाएगी। सो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी y आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी, therefore curve extends to infinity as x grow large and opens in the right half plane। कहने का मतलब है कि जैसे ये एक पैराबोला है, हम जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे इंफिनिटी तक तो ये पैराबोला भी ऐसे बढ़ता जाएगा, वाइड होता जाएगा। ये पैराबोला ऐसे बढ़ता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला, कि जब हम x की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज होगा एंड दिस विल गो टिल द इंफिनिटी। तो ये था हमारा पैराबोला, और उसके इक्वेशंस हमने देख लिए कि पैराबोला के इक्वेशंस हम कैसे निकालते हैं, और पैराबोला की सिमेट्रिक लाइन क्या होती है, वो किस रीजन में बिलोंग करता है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं। चलो आगे हम देखते हैं, जैसे अभी हमने जब टर्म पढ़े थे ना, फोकल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो हम पैराबोला के लिए भी वो कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेशन हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम पैराबोला के रिलेटेड जितने भी टर्म हम पढ़े हैं वो टर्म कैसे निकालेंगे, उसके इक्वेशंस क्या होंगे, वो सब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आज हमने जितना पढ़ा पैराबोला के इक्वेशंस, उसके पहले टर्म, आपको कोई कंफ्यूजन इसके। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन से बच्चे इस चैप्टर को पहले पढ़े हुए हैं, रेज योर हैंड। आपकी क्लास में ये डिस्कस हो चुका है। नो सर। नहीं, चलिए ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी के जो पैराबोला के पॉइंट बचे हुए हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, कुछ टाइम है हमारे पास, क्योंकि अगला टॉपिक मैं शुरू करूंगा तो उसमें और टाइम लग जाएगा तो आज खत्म नहीं हो पाएगा। एनीवन, एनी डाउट। ओके ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।
Satu